हम देख रहे हैं कार्बनिक विकास के सिद्धांत। क्या देख रहे हैं हम? थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरीज, है ना। तो थ्योरीज दो तरह की थ्योरीज थी, एक लेमार्क ने दी और एक डार्विन ने। तो लेमार्कनिज्म अभी हमने देखा था, जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए थे। अब वो 4 पॉइंट्स क्या थे? इंटरनल वाइटल फोर्स दिया था, आंतरिक कोई बल होता है जो कि हमें विकास करवाता है, विकास के दौरान हमको बढ़ाता है ये। और दूसरा इन्होंने क्या बताया था? दूसरा बताया था वातावरण के प्रभाव से नए नए क्या अपेक्षाएं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड न्यू एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं। और तीसरा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जैसे सांप में जैसे ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था उसके चलने में, है ना, छुपने में ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी किसका? हाथ पैरों का, तो वो हट गए थे आने वाली पीढ़ियों में। चौथा उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जितने भी उन्होंने तीनों पॉइंट दिए थे उनको मिलाकर उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति की दिया, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था उसका नाम ही यही था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के का सिद्धांत। ठीक है। अब इसके आलोचक करने वाले कौन थे? तो सबसे बड़े इनके इनको क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे? वाइसमैन, है ना, विजमान बोलते हैं हिंदी में। विजमान जो थे उन्होंने बताया कि भाई देखो, सेल दो तरह की होती है, एक जनन होती है और एक कायिक होती है। जर्म सेल होती है और सोमैटिक सेल होती है, उनके अंदर द्रव्य होता है। तो अगर किसी का चेंज करना है तो उसके जो चेंज होगा, उसकी पीढ़ियों में अगर कोई लक्षण लाना है तो किस में चेंज आएगा? उनके जर्म सेल में, ना कि सोमैटिक उसमें। जैसे कि उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने 22 पीढ़ियाँ ली अलग अलग चूहों की, और उन्होंने क्या करा, उन पीढ़ियों में, उन चूहों में क्या करी, पूँछें काट दी उन सब की। पर आने वाली पीढ़ियों में क्या होना चाहिए था? पूँछें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि किसने बोला है? हमारे लेमार्क ने बोला है कि भाई जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो वो इस तरीके से पीढ़ियों में परिवर्तन आ जाता है। एक तो उन्होंने बोला था वातावरण से, और एक बोला था अंगों के उपयोग और अनुपयोग से ये होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, उनमें अभी भी पूँछ रहती है। तो उन्होंने ये बताया था कि सेल दो प्रकार की होती है, अगर कोई परिवर्तन लाना होता है तो वे उसकी जर्म सेल में आएगा, जर्म सेल में परिवर्तन आएगा, ना कि उसकी सोमैटिक सेल में परिवर्तन से। तो यही है विजमैन ने बताया, जनन प्लाज्मा परिवर्तन के कारण नई पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं। उन्होंने एक प्रयोग करा जिससे 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट दी, तथा उनकी पीढ़ियों में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि यह कायिक द्रव्य में परिवर्तन था। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? जर्म थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जनन द्रव्य या जीव द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब कि वही जो निरंतरता, मतलब कि एक तरह से कंटिन्यूटी है जर्म प्लाज्म की, है ना, उससे नए जीव में आ रहे हैं, मतलब जो जर्म प्लाज्म में जो कंटिन्यूटी वही होती है दूसरे जीव में। ठीक है ना। अब दूसरे वैज्ञानिक भी है, पाइन बोलते, पेन, है ना। पेन ने क्या करा, इन्होंने तो 69 पीढ़ी तक, कितनी 69 पीढ़ी तक ड्रोसोफिला को अंधेरे में रखा। अब ड्रोसोफिला क्या एक मक्खी है, उसको अंधेरे में रखा, और वो देखना चाहते कि अब ये ड्रोसोफिला अंधेरे में रहने से उनकी जो देखने की क्षमता नज़र है वो कमज़ोर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। परंतु आने वाली पीढ़ियों में अंधेरे में देखने की क्षमता कम नहीं हुई। तो ये भी गलत हो गया। उन्होंने 22 चूहों, मतलब 22 पीढ़ी तक चूहों करा, उन्होंने 69 पीढ़ी तक ड्रोसोफिला को करा पेन ने, है ना। तो ये इन्होंने क्या करा, क्रिटिसाइज करा। हुआ क्यों था? क्योंकि उन्होंने कायिक थोड़ी ना हो रहा था, वो तो कायिक परिवर्तन था, जर्मिनल नहीं था, जनन वाला परिवर्तन नहीं था सेल की, है ना। अब इसको परिवर्तन करा, जो लेमार्कनिज्म था उसका लाया न्यू लेमार्कनिज्म, जो भी उसमें गलतियां थी उसको सुधारा, या वैज्ञानिकों ने उसे सिद्ध करा। न्यू लेमार्कनिज्म को अभी तो हमने बता दिया कि जर्म उससे, है ना। तो नव लेमार्कवाद में क्या था कि सुमनर्स एक्सपेरिमेंट हुआ। उस सुमनर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जो सफ़ेद चूहे थे, उन्होंने सफ़ेद चूहों को गर्म वातावरण में रखा। अब गर्म वातावरण में रहने के कारण क्या होता है? देखो भाई, एक थ्योरी है एलेंस लॉ, उसे कहते हैं एलेंस लॉ, है, नियम है कि जब भी कोई जंतु या कोई कह लो वस्तु है, उसको अगर हम गर्म क्षेत्र में रखते हैं, है ना, गर्म में रखते हैं या ठंडे में रखते हैं, मान लो ठंडे में रखते हैं,
तो वहाँ पर ठंडे में रहने के कारण वो क्या होगी, अपने आयतन को, अपने एरिया को कम करेगी, क्षेत्रफल को कम करेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर ले और कम ऊर्जा का ह्रास हो, कम ऊर्जा को निकाले। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलेंस लॉ। तो सर्दी में क्या होता है, कोल्ड में सिकुड़ जाती है बॉडी, जैसे हमारे कान और हमारे हाथ जो है और नाक वगैरह या पैर कह लो, वो सब क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल कम करना चाहते हैं ताकि ऊर्जा कम निकले, और भूख ज़्यादा लगती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बने और हीट प्रोड्यूस हो बॉडी में गर्म करने के लिए। और गर्मी में उल्टा होता है, गर्मी में क्या होता है, हम फैल जाते हैं, कम भूख लगती है क्योंकि एनर्जी कम बने, हीट कम प्रोड्यूस हो, है ना, और चीज़ें कान वगैरह जैसे बड़े हो जाते हैं। अब यही चीज़ कौन कर रहे थे, यही चीज़ समनर, है ना, समनर कर रहे थे। समनर क्या कर रहे थे कि उन्होंने चूहों को गर्म वातावरण में रखा और उनके जो कान हाथ पैर थे वो क्या होने लगे, उनका आकार बड़ा हो गया। अब ऐसे चूहों की जो अगली पीढ़ी थी, है ना, जो अगली पीढ़ी थी, उनमें भी यही चीज़ देखी गई कि उनके जो कान हाथ पैर थे वो बड़े थे, है ना। जैसे कि सर्दियों में जो रहते हैं, जैसे भालू और जो रैबिट्स है, उनकी भी अगर हम देखते तो गर्म क्षेत्रों में से ज़्यादा जो सर्द वाले जो सर्दी क्षेत्र हैं, वहाँ पर उनके जो कान हाथ वो हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और गर्म क्षेत्र वालों के बड़े होते हैं, है ना। तो इसीलिए और सिद्ध हुआ कि कुछ बातें ठीक है भाई, क्योंकि जर्म सेल में परिवर्तन होना है ना, तो न्यू लेमार्किज्म इस तरह से काम करता है कि उसकी उनके जो आलोचना थी उसको सिद्ध करा, सही करा। अब देखो भाई, डार्विनवाद आते हैं, डार्विनिज्म। अब ये डार्विन क्या है, डार्विन कौन है और डार्विन क्या कहना चाहते हैं भाई। देखो, इनका सबसे पहले पूरा नाम क्या है, जैसे लेमार्क का पूरा नाम क्या था, जॉन बेप्टाइड लेमार्क, है ना। तो इनका पूरा नाम क्या है, डार्विन का नाम है पूरा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, CRD। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन क्या थे भाई, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने 1904 में जन्म लिया इंग्लैंड में। और इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने प्राकृतिक चयन, एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी ऐसा थोड़ी ना एकदम से डार्विन के दिमाग में आ गई थी भाई, इनको आइडिया लगा। किससे आइडिया लगा, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एल्फ्रेड रसल वेलेस, है ना, वेलेस। तो वेल्स कह लो या वेलेस बोल लो, है ना, वेलेस। एल्फ्रेड रसल वेलेस से इनको एक आइडिया मिला, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की एक ऐसे बोल लो इस टाइप का लिखा था, जो कि डार्विन को भेजा। डार्विन ने पढ़ा और इनको बड़ा वो, क्योंकि इनको कहाँ से मिला था, जो एलेस थे, है ना, वेल्स थे, है ना, उनको मिला था। वो गए थे साउथ एशिया और अमेरिका घूमने गए थे, है ना। तो वहाँ से उनको ये आइडिया मिला नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन का, है ना। तो अब डार्विन ने जब इनको पढ़ा तो इनको भी हुआ कि भाई मैं भी घूमूंगा और मैं भी एक थ्योरी निकालूंगा इसी से रिलेटेड। तो वो भी गए, कहाँ गए वो, बीगल शिप से, HMS बीगल शिप से। इनका जन्म कब हुआ था, 1800, मैंने गलत लिख दिया, 1809 में हुआ था इनका जन्म। और 1831, 27 दिसंबर 1831, मतलब मान लो ये 22 साल के होंगे। तो ये कहाँ गए थे 5 सालों के लिए, ये साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जगह है, कहाँ गए थे ये गए थे आइलैंड जिसका नाम था, हाँ, गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। अब वहीं गैलापागोस आइलैंड पे 20 अलग अलग छोटे द्वीप थे, है ना, जिनमें चिड़िया उन्होंने देखी, फिंचेस, एक अभी हम थ्योरी पढ़ के आए थे, जो कि किसमें थी, जो कि थी हमारे विकर्ण वाले उसमें, जिसको हमने क्या बोला था, अपसारी में थी। और इसको एक और नाम दिया था, अपसारी को एक और नाम दिया, अनुकूली विकर्ण, अपसारी विकास, अनुकूली विकर्ण, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में डार्विन फिंचेस आती है, जो कि इनको यहीं अभी क्या मैंने आइलैंड का नाम लिया था, गैलापागोस आइलैंड, है ना। गैलापागोस आइलैंड में इन्होंने 20 अलग अलग चिड़ियाँ देखी थी, फिंचेस देखी थी, ठीक है। और उसको क्या बोला गया है अभी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अपसारी विकास, ठीक है। अब देखो भाई, इन्होंने गए इन जगहों पे, तो इन्होंने डिटेल में उस चीज़ को लिखा, किसको, नेचुरल सिलेक्शन को, अपनी किताब में। अब इनकी किताब का नाम है ऑफ ऑरिजिन
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बेसिक बाय मीन्स, है ना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने ये प्रस्तुत की और उसमें ये सब चीज़ें लिखी। क्या सब चीज़ें लिखी? तो अब हम देखने जा रहे हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसके 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले है अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। देखो भाई, कोई जीव जो होगा, हमें यहाँ पर इवोल्यूशन करवाना है, हमें जीवों को नई विविधताएं लानी है, हमें जीवों को बचाए रखना है, जीवों को जीवित रखना है। तो भाई अपनी जीविता को, अपनी मौजूदगी को बनाए रखने के लिए एक जीव क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जनन करेगा ना, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो। तो यहाँ पर वही पॉइंट है, अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। हर जाति इस पृथ्वी पर अपनी जातीयता को बचाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संतान का निर्माण करती है, ज़्यादा से ज़्यादा संतान को बनाती है, मतलब संतान उत्पन्न करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि अब ताकि वो विलुप्त ना हो, ताकि वो बचे रहें। अब जब वही संतान बना रही है तो उस संतान को बनाए भी रखना पड़ेगा। बनाए कैसे रखना पड़ेगा? मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा भाई? संघर्ष करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। अब ये स्ट्रगल कैसे कैसे करना पड़ेगा भाई? देखो, आवास के लिए एक तो करना पड़ेगा, जीविका के लिए और भोजन के लिए। किससे करना पड़ेगा? 3 चीज़ों से करना पड़ेगा, उन्होंने बताया। पहली चीज़ क्या है? एक है इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल, मतलब कि अंतरा जातीय संघर्ष, अपनी ही जातियों से संघर्ष, अपनी ही जैसी जातियों से, जैसे कि मनुष्य ही मनुष्य से संघर्ष कर रहा है, कोई प्रिपरेशन के लिए, कोई काम के लिए, कोई इंटरव्यू में। तो ये कौन सा हुआ ये कौन से स्ट्रगल हुआ? इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल, है ना, अपनी ही जाति से स्ट्रगल पहले करना। दूसरा क्या हुआ? इंटर स्पीसीज स्ट्रगल। अब ये है कि अलग अलग स्पीसीज से स्ट्रगल, जैसे कोई जानवर आ गया मान लो आपके सामने, है ना, या दूसरे जानवर या दूसरे ऐसे जीव से जो आपको हानि कर सकता है, या आपकी जान ले सकता है, या वो ज़्यादा पॉपुलेशन में आकर आपको ख़त्म कर सकता है, तो उससे स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। तीसरा कौन सा है? तीसरा है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, वातावरणीय क्या बोलते हैं स्ट्रगल को? संघर्ष, है ना। तो वातावरण से संघर्ष। अब भाई मान लो जब सर्दी होगी तो आप क्या करोगे? जिंदा रहने के लिए ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे ना जिससे आपको गर्मी मिले, है ना। आप ज़्यादा कपड़े पहनोगे, कानों को ढकोगे, हाथों में ग्लव्स पहनोगे। क्यों? ताकि अपनी जाति को, अपनी जीवन को बचाए रखो। तो ये कैसा है? ये इन्वायरमेंटल स्ट्रगल है, वातावरण से बचने के लिए, वातावरण के अनुसार। अब गर्मी होगी तो क्या करोगे भाई? गरम गरम कपड़े थोड़ी ना पहनोगे, ऐसे ही रहोगे ताकि आपके जो टेम्परेचर वो बने रहे। या अगर ऐसे इलाकों में आप रहते हो जहाँ बरसात होती हो, तो आप कोशिश करोगे कि मैं ऐसी जगह पे रहूँ जहाँ ज़्यादा क्या ना हो, तूफान वगैरह ना हो, ताकि आपका जीवन बचा रहे। तो 3 तरह के डार्विन ने बताए। पहला तो उन्होंने बताया कि इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल, कि अपनी जाति से स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी जाति के बीच में लड़ रहे हो अपनी जीविता को बनाए रखने के लिए। दूसरा वाला इंटर स्पीसीज स्ट्रगल, अलग अलग जातियों से लड़ रहे हो भाई, है ना। और तीसरा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो 3 चीज़ बता दी भाई। अभी मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं। पहला तो कौन सा था भाई? डार्विन का, कि ज़्यादा वही जाति बनाए रखने के लिए ज़्यादा उत्पादन, उसको हमने कहा ओवर प्रोडक्शन, अति उत्पादन, है ना, ओवर प्रोडक्शन। दूसरा था जीविता के लिए संघर्ष, ऐसे कुछ था, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। अब तीसरा पॉइंट आता है विभिन्नताएं और वंशागति। भाई आप जिंदा कैसे रहोगे जब आपके अंदर चेंज होगा, विभिन्नताएं होंगी। जब आप परिवर्तन ही नहीं लाओगे तो आप
जिंदा कैसे रहोगे? परिवर्तन नहीं लाओगे तो आप बने कैसे रहोगे? और वंशागति की, और जो चेंज लाए वो आगे जाके नई पीढ़ियों में भी आने चाहिए। जैसे कि जिराफ जब नीचे के जब लीव्स खत्म हो गई, जब ग्रास खत्म हो गई, तो उसने अपनी गर्दन का इस्तेमाल करा, उचक उचक के पेड़ों में से लीव्स खाई। अब आगे जाके यही चीज उचकने की करते 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 उनकी गर्दन जो थी वो लंबी हो गई, और यही जो लक्षण थे वो आने वाली पीढ़ियों में भी आए। तो ये क्या है? एक परिवर्तन है, एक विभिन्नताएं हैं, और ये आगे जाकर वंशागति की, मतलब आगे जाके इनहेरिट हुई, किसमें? उनके संतानों में। तो इसी तरीके से हमारे में जब विकास करना है, कार्बनिक विकास करना है, तो विभिन्नताएं होनी चाहिए, और अच्छे परिवर्तन, ऐसे नहीं जो हमें खत्म कर दे, अच्छे परिवर्तन होने चाहिए। तो वो और नई पीढ़ियों में भी जानना चाहिए वंशागति की। अब ये जो डार्विन थे समझा नहीं पाए भाई, इन्होंने पूछा कि भाई कैसी विभिन्नताएं आएंगी, कैसे वंशागति होगी, तो उस वक्त नहीं समझा पाए। आगे जाके एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था ह्यूगो डू विरीस, है ना, ह्यूगो डी विरीस या वराइस बोल लो, है ना, विरीस। इन्होंने आगे जाके क्या समझाया? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन क्या थी? किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है ना, विभिन्नताएं आ रही हैं, तो उसको समझाया ह्यूगो डी विरीस ने। और आगे जाके जो इनहेरिटेंस थी, जो जिसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, वंशागति, उसको समझाया किसने? हमारे मेंडल ने। तो मेंडल जो थे उन्होंने इसको समझाया, और वंशागति के फादर, इनहेरिटेंस ऑफ फादर भी बोलते हैं मेंडल को, ठीक है ना। चौथा पॉइंट इनका है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य रहेगा वही जीवित रहेगा, और जो योग्य नहीं रहेगा उसको प्रकृति मार डालेगी। इसको हमने बोला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब कि जो फिट होगा, जो सर्वाइव कर पाएगा वही तो जिंदा रहेगा, जो योग्य होगा वही जिंदा रहेगा। तो ये तो बस भाई सिंपल था। जैसे कि भाई जिराफ लंबी गर्दन वाले भाई योग्य थे, तो उन्होंने उनको प्रकृति ने बनाए रखा, वो बचे रहे। अब इसका जो ओरिजिनल आइडिया था, जो अभी मैंने बोला योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसका जो ओरिजिनल आइडिया था वो दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को आइडिया आया था उनके में, पर जो डिटेल जो बताया था वो किसने बताया? हमारे डार्विन ने, है ना। और डार्विन का पूरा नाम क्या था? अभी बताया था मैंने, रॉबर्ट बीच में आता था, रॉबर्ट डार्विन। शुरू से क्या था? डार्विन जी का चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है ना। और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे ना, उन्होंने कार्बनिक इवोल्यूशन को ही बताया था सर सबसे पहले, ठीक है ना, हर्बर्ट स्पेंसर। और अभी मैंने जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बताया वो भी इन्होंने बताया था। अब देखो भाई, पांचवा लास्ट पॉइंट है कि नई जाति की उत्पत्ति। अब भाई देखो, जब सारी चीज़ें हो गई, क्या क्या चीज़ें हो गई? सबसे पहले भाई क्या बोला मैंने? सबसे पहले एक पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रोडक्शन हो गई, एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई हो गई। तीसरा पॉइंट हो गया परिवर्तन और वंशागति की, और योग्यतम के उत्तर अभी मैंने बताया सर्वाइवल फिटनेस। जब ये सारे लक्षण एक जीव दिखाएगा तो क्या होगा भाई? एक नई स्पीसीज बनेगी ना, एक नई स्पीसीज जाति उत्पन्न होगी। तो जब ये सभी लक्षण एक जीव दर्शाते हैं तो इससे नई जाति उत्पन्न होती है, निर्माण होता है। पर ऐसा ज़रूरी है क्या होगा? तो देखो भाई, अब डार्विनवाद, जो डार्विन है उनकी आलोचना हुई, क्रिटिसाइज करा। क्या किसने क्रिटिसाइज करा भाई? बताया कि भाई तुम बोल रहे हो कि नए जीव उत्पन्न होंगे जब ये लक्षण दर्शाएगी, है ना, तो इसके हिसाब से जैसे हमारी ये जो कान में पिन्ना मसल है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ख़त्म हो जानी चाहिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ख़त्म हो जाना चाहिए, कॉक्सिक्स ख़त्म होना चाहिए, हमारे नाखून हट जाने चाहिए, हमारे कैनाइन टीथ ख़त्म हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो अवशेषी अंग है ना, ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो ख़त्म हो जाने चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो बने हुए हैं। तो क्यों नहीं ख़त्म हो रहे भाई? जब ये इस्तेमाल में नहीं है, जब ये नई जाति उत्पन्न हो रही है, जब हम लोग सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हैं, हम लोग जब हमारे अंदर विभिन्नताएं आ रही है वंशागति में, तो ये ख़त्म हो जाने चाहिए, तो नहीं हो रहे हैं। तो इनका नहीं बता पाए थे, आलोचना हुई, नहीं बता पाए।
दूसरा कि जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बताई उन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है, पर अराइवल ऑफ फिटेस्ट भी तो बताओ कि ये सब जो चीज़ें हैं ये उत्पन्न कहाँ से हो रही है, उत्पत्ति कैसे हो रही है इनकी, ये तो बताओ भाई। विभिन्नताएं नहीं बता पाए, वंशागति की नहीं बता पाए। तो उस समय पर क्योंकि रिसर्च भी नहीं हुई थी इन सब की, 1800 कब 1831 में ये गए थे, 5 साल बाद आया 1836। तो ये उस समय बताओ, ये बातें बता रहे हैं, तो उस वक्त नहीं थी नहीं इतनी डेवलपमेंट, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नहीं बता पाए थे। और बाद में मेंडल ने ये सब चीज़ें बताई थी, और अभी ह्यूगो डू वेरिस जिसका नाम लिया है, उन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। तो अभी हमने इतनी चीज़ पढ़ी है।